इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए फैसले की घड़ी है। जी हाँ, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई और अब जो है 11 अप्रैल को देश के 91 सीटों पे पहले चरण का मतदान होगा। उन पहले चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल है, जहां से कि पिछली बार बहुत बड़ा संदेश गया था, खास तौर से कैराना उपचुनाव में। तो उन्हीं 8 सीटों पे बात करेंगे कि आखिरकार उन 8 सीटों पे इस बार क्या समीकरण बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर की सीट जो है कह सकते हैं एक तरह से कि थोड़ी सी फंसी हुई इस बार दिख रही है, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन ने जिस सतबीर नागर को उतारा है वो सतबीर नागर गुज्जरों का अच्छा वोट ले रहे हैं, और दूसरी तरफ से अरविंद चौहान जो राजपूत उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ा है। और एक बात और महेश शर्मा के बारे में कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि इनकी क्षेत्र में उपस्थिति को लेकर के लोगों में नाराज़गी है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में। क्योंकि पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, तब उन्हें ये कह करके लोगों को संतुष्ट करना पड़ा था कि चलिए मान लेते हैं कि महेश शर्मा आपके पास नहीं आए, लेकिन आप महेश शर्मा के साथ साथ ये मत भूलिए कि आप पीएम मोदी को भी वोट दे रहे हैं दोबारा मोदी बनाने के लिए। तो ये उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत इस बार आ रही है। और यदि बगल की सीट गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पे जो जनरल बीके सिंह हैं वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और उनको दूसरी चीज़ों से दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत, पिछली बार वो रिकॉर्ड 5,67,000 मतों से जीते थे। इस बार उनके सामने दिक्कत है कि विरोधियों के साथ साथ अंदर से भी काफ़ी विरोध है, यानी कि बीजेपी के अंदर से एक वर्ग नहीं चाहता था कि उनको टिकट मिले, टिकट किसी तरह से वो ले आए, उनको मिला। अब सबको वो जोड़ नहीं पाए या लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं पार्टी के अंदर से। एक जो प्रदेश के मंत्री हैं उनका विरोध तो जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वहाँ तक पहुँच गया है कि वो जनरल बीके सिंह को हराने के लिए जो सजातीय दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं गठबंधन के, उनका समर्थन कर रहे हैं। ये बात हाईकमान तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा वहां के विधायक और ये मंत्री मिल करके विरोध करने भी गए थे उनके टिकट का कि उनको टिकट न मिले। फिर पार्टी अध्यक्ष ने उनसे कहा था कि आप सब लोग आप क्षेत्र में जाओ और उनको जिताने के लिए काम करो, फिर बाद में मैं समीक्षा करूंगा कि आपके क्षेत्र से वो कितने वोट से जीते। तो इस बार वो भी बीके सिंह की भी सीट फंसी हुई है। अब योगी आदित्यनाथ उनके लिए 3 सभाएँ कर चुके हैं। पिलखुआ में भी लास्ट सभा उन्होंने की, और उसमें साठा चौरासी जो कि राजपूतों का गांव माना जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपील की। उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत बढ़ी है। ये बात अलग है कि अभी भी वो काफ़ी मजबूत हैं और उनकी ईमानदारी और पीएम मोदी का चेहरा दोनों उनके काम आ रहा है। अब तीसरी सीट जो है बागपत है। बागपत में इस बार क्या किया है कि अजीत सिंह जो है बागपत तो अपने बेटे जयंत चौधरी को छोड़ दिया और खुद जाकर के मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ गए हैं, और उनका मुकाबला जो है केंद्रीय मंत्री जो है सतपाल सिंह से है। तो सतपाल सिंह भी जाट हैं और जयंत चौधरी भी जाट है। अब क्षेत्र के लोगों को ये डिसाइड करना है कि दादा की जो पगड़ी है, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वो पोते के सिर वो बांधेंगे या नहीं बांधेंगे, क्या करेंगे। पिछली बार अजीत सिंह जो है यहाँ से चुनाव लड़े थे और सतपाल सिंह से हार गए थे। सतपाल सिंह पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, मुंबई के कमिश्नर रहे हैं, ये सबको पता है। अब कितना वो वहाँ की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरे, क्योंकि लगता तो नहीं है। क्षेत्र में घूमिए, लोगों से बात कीजिए। एक जरूर ये दावा कर सकते हैं कि जो एक्सटर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, विकास का वो श्रेय ले सकते हैं, वो हमने कराया। किसानों का जो गन्ने का भुगतान था उसमें सबका सहयोग रहा। लेकिन इस बार उनकी सीट इसलिए फंसी हुई है क्योंकि जयंत जो वोट मांग रहे हैं वो जयंत सॉफ्ट चेहरा हैं। तो जाट लैंड में सॉफ्ट चेहरा उतरा है और लोगों से मिलजुल रहा है, तो उनकी मुश्किल बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में इस बार क्या हुआ कि जो 2 बार के सांसद हैं बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, उनको लेकर के नाराज़गी है और पार्टी ने उन्हीं पे दाव लगाया। उधर से कांग्रेस ने क्या किया है कि दूसरा वैश्य उम्मीदवार हरेंद्र अग्रवाल को मैदान में उतार दिया है, और जबकि सपा बसपा गठबंधन में ये सीट बसपा के पास गई है, और बसपा ने यहाँ से जो टिकट दिया है वो दिया है हाजी याकूब कुरैशी को। हाजी याकूब कुरैशी जो है अपने कट्टर छवि के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजेंद्र अग्रवाल को नुकसान है वो हरेंद्र अग्रवाल पहुँचा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो उस तरह की लड़ाई में अभी शामिल नहीं है।
तो यदि वैसे मतों का बंटवारा होता है तो बीजेपी का नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसा कि यहाँ की तासीर रही है, यदि ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तो स्वाभाविक है कि इसमें राजेंद्र अग्रवाल को फायदा हो सकता है। तो जो शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसने नासिर अली को उतार दिया। तो इस तरह से यहाँ 2 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए हैं और 2 वैसे कैंडिडेट हो गए हैं। एक बात है कि राजेंद्र अग्रवाल के जो अगेंस्ट है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रही है। उनको लेकर के क्षेत्र में पोस्टर वोस्टर भी लगे थे और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इनका विरोध करने भी गए थे। अब मेरठ के साथ साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ की बात हो गई। अब बात करेंगे उस कैराना लोकसभा सीट की जहां से कि उपचुनाव के परिणाम ने पूरे देश और प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा बदल दी थी। कैराना में हुआ क्या था कि जो पिछले साल उपचुनाव हुआ वहाँ पे उपचुनाव हुआ था हुकुम सिंह के निधन के बाद उनकी बेटी मृगांका को टिकट दिया गया, लेकिन सपा बसपा और लोक दल ने मिल करके जो चुनाव लड़ा तबस्सुम हसन पे जो दांव लगा दिया, उसके बाद बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश कर ली और इसके बावजूद जो है तबस्सुम हसन जो है चुनाव वो 50,000 के अंतर से निकाल ले गई थी। उसके बाद देश में बहुत इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि अब चीज़ें बदल रही है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो स्थितियाँ बदल गई थी कि जाट और दलित एक साथ नहीं आ सकते या मुस्लिम नहीं आ सकते, जाट और बेसिकली मुस्लिम नहीं एक साथ वोट करेंगे, वो उस चुनाव में हुआ था। तो इस तरह से अब की बार क्या हुआ है कैराना में कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है, मृगांका को न दे करके अब की बार उतारा है प्रदीप चौधरी को जो वहीं के गंगों के विधायक हैं और वो तगड़ी फाइट दे रहे हैं। तो इस तरह से कैराना का भी समीकरण काफ़ी कुछ हद तक इस बार बदला सा नज़र आ रहा है। और इसमें जो उम्मीदवार हैं प्रदीप चौधरी के अलावा गंगों के वो विधायक तो हैं ही, वो जो है यहाँ पे भी कांग्रेस ने जो है हरेंद्र चौधरी को उतार दिया। हरेंद्र चौधरी जाट नेता है, प्रभावशाली नेता है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है अब की बार दोनों पक्षों को, यानी कि गठबंधन को भी दिक्कत है, गठबंधन सपा बसपा और रालोद का है, और इधर बीजेपी को भी दिक्कत है क्योंकि कांग्रेस जो है इस क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशियों को उतारा है। एक बात आपको बता दें कि जिन 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें से 2 पे जो है कांग्रेस ने जो है अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। वो है जहां से अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जहां से मतलब मुजफ्फरनगर और बागपत से जहां से जयंत चौधरी, बाकी 6 सीटों पे उतारा है और मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर, जहाँ मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है कि मुजफ्फरनगर में इस बार जो है ये बागपत वाली सीट छोड़ करके और अजीत सिंह जो आ गए हैं मुजफ्फरनगर, और ये जाट लैंड है, यहाँ पे चीनी मिलें हैं, वो गन्ना किसान जिनको बोलते हैं, वो उनका हमेशा दबाव रहता है पेमेंट को लेकर के। तो बीजेपी सरकार ने काफ़ी हद तक पेमेंट कराया है लेकिन अभी भी इशू वो बना हुआ है। दूसरी बात, चाहे बागपत हो चाहे मुजफ्फरनगर हो या आसपास की जितनी भी सीटें हैं, जो इशू है वो इशू है कि पहले अजीत सिंह और पे आरोप लगता था कि वो एक्टिव नहीं रहते। खास तौर से मुजफ्फरनगर के दंगे में आरोप लगा कि वो पूछने भी नहीं आए, आंसू पूछने भी नहीं आए, जिसमें जाटों का मुस्लिमों से संघर्ष हुआ। बाद में जयंत चौधरी ने इस पर्सपेक्टिव को बदला, लेकिन अब जो बात हो रही है कि उनका जो मुकाबला है वो बीजेपी के संजीव बालियान से है। तो एक तरह से आमने सामने का मुकाबला है और संजीव बालियान जो है जाना पहचाना चेहरा है, हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो वो एक तरह से जाट वर्सेस जाट ये लड़ाई हो रही है। अब देखते हैं कि अजीत सिंह क्या यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी यहाँ से चुनाव पहले लड़ चुके हैं। अब बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट की। सहारनपुर लोकसभा सीट पे बीजेपी ने अपने पुराने सांसद राघव लखनपाल को उतारा है और उधर से जो है इमरान मसूद, जो कि बहुत कम मतों के अंतर से पिछला चुनाव हारे थे, वो उतरे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से और उनका काफ़ी होल्ड है। वो ये इमरान मसूद वही है जो पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर के पिछले चुनाव में चर्चे में आए थे। लेकिन बीएसपी ये बंटवारे में गठबंधन में ये सीट गई है बीएसपी के पास, तो बीएसपी में ने यहाँ से जो उतारा है वो फजलुर रहमान को उतार दिया है, तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए हैं। तो इसी से बीजेपी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल रहा है। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है, चूँकि प्रियंका गांधी भी हैं, ज्योतिरादित्य भी हैं और कांग्रेस इस बार जोर लगाए हुए है, तो क्या अल्टीमेटली नतीजा निकलता है। यहाँ पर भी तगड़ी फाइट है। और यदि बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो बिजनौर लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जहां पे कि मायावती, रामविलास पासवान, मीरा कुमार जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ चुके हैं
और इस बार जो है यहाँ से बीजेपी से भारतेंद्र सिंह है और बीएसपी के कोटे में ये सीट गई है गठबंधन में, तो मल्लुक नागर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने उतारा है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही नेता हैं जो कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, बाद में उनका बसपा से अलगाव हो गया, तो वो लौट करके उधर जब उनका कहीं दूसरी पार्टी में एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो कांग्रेस की तरफ चले और कांग्रेस ने उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। तो अब ये बात हो रही है कि मुस्लिमों का वोट यदि नसीमुद्दीन सिद्दीकी काट रहे हैं तो उससे मल्लुक नागर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार मल्लुक नागर ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। तो अब यहाँ पे भी कांग्रेस जो है नुकसान पहुँचा रही है। तो कुल मिला करके हुआ क्या ये है कि जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है और उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, सपा बसपा और रालोद का गठबंधन हुआ है, तो कांग्रेस ने जहाँ जहाँ उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ बीजेपी को नुकसान यदि कहीं पहुँच रहा है तो उससे ज़्यादा कहीं गठबंधन को नुकसान पहुँच रहा है और बीजेपी कहीं इसी से ऑक्सीजन ले रही है। बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है तो हमारी सीटें निकल जाएंगी। बहरहाल इस चुनाव में जो मतदान होने जा रहा है 11 अप्रैल को, उसमें बीजेपी के 3 मंत्रियों जनरल बीके सिंह, महेश शर्मा और सतपाल सिंह की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि उपचुनाव में कैराना हारने के बाद 7 सीटों पे बीजेपी का ही कब्जा था। तो जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब तो मतदान होना है, वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।